बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग का, चैप्टर नंबर 5 CGS वाला, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से ये चैप्टर आपके बुक में इंक्लूडेड है। आप स्टूडेंट्स के पास ये बुक होनी चाहिए सुहेल अफजल प्लस MRF की, बिल्कुल न्यू एडिशन होना चाहिए, बिल्कुल न्यू एडिशन होना चाहिए, क्योंकि ये वीडियोस आपको बिल्कुल न्यू एडिशन से मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस सारे चैप्टर की, आपको बिल्कुल न्यू एडिशन से ये चैप्टर करवाया जा रहा है। तो आपने हर एक क्वेश्चन की वीडियो को अच्छे से देखना है और लास्ट तक देखना है, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन की करते हैं रीडिंग, फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.5 है ट्रेल बैलेंस अंडर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। द फॉलोइंग ट्रेल बैलेंस हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अरहम कंपनी लिमिटेड ऑन जून 30 2020। नीचे कैश डेबिट साइड है, एक साइड पे क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड देखते हैं, कैश है, उसकी प्राइस है 28,200। अकाउंट्स रिसीवेबल 41,000। नोट्स रिसीवेबल 23,000। मटीरियल्स 6,500। वर्क इन प्रोसेस 4,000। फिनिश्ड गुड्स 11,700। प्रीपेड इंश्योरेंस 200। मशीनरी एंड इक्विपमेंट 93,500। मटीरियल्स परचेज्ड 41,820 रुपीज़। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 16,000। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है 70,480 रुपीज़। सेलिंग गुड्स 1,200। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 1,020 रुपीज़। अब क्रेडिट साइड देखते हैं। नोट्स पेएबल 3,200। अकाउंट्स पेएबल 12,350 रुपीज़। टैक्सेस पेएबल 2,000। रेंट पेएबल 1,020 रुपीज़। सेल्स 1 लाख। कैपिटल स्टॉक 1 लाख। रिटेन्ड अर्निंग्स 47,050 रुपीज़। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000। Following are other data relating to its manufacturing operations during the year. Purchases of raw materials. Purchases of raw material RS 5 lakh. Total payroll 2 lakh 40,000. Direct labor 1 lakh 90,000. Factory office salaries 20,000. Superintendents RS 8,000. Indirect materials purchased and used 60,000. Electricity bill of factory Rs 60,000. Repair and maintenance 12,000. Factory taxes 4,000. Total expenses 3,000. Miscellaneous factory overhead cost 2,800. Insurance fire and other Rs 4,000. Depreciation of a building 2,000. Depreciation of equipment 4,000. Employers provident fund contribution नीचे है 90% फैक्ट्री 6% सेलिंग एंड 4% एडमिनिस्ट्रेटिव RS 28,000. Predetermined overhead rate are rate 60% of direct labor cost। नीचे रिक्वायर्ड दी गई है, वो उसकी हम रीडिंग करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग information preparing cost of goods manufactured and sold statement। on the statement the cost at normal should be indicated with adjustment of over or under applied overhead। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन कर गए। आप स्टूडेंट्स ने इस सॉल्यूशन को बड़े अच्छे से समझना है। आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर रिक्वायरमेंट्स कही गई हैं, उसने आपको तो नंबर 1 ये कहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाओ, यानी कि CGS कंप्लीट बना कर दो। दूसरी रिक्वायरमेंट उसने ये कही थी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी बना के देनी है। तो सबसे पहले हम ना CGS बनाते हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है,
फॉर्मेट आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। फॉर्मेट आपको सीजीएस का जो है ना फॉर्मेट आपको कंप्लीट याद होना चाहिए, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। चलें अब मैंने वैल्यूज देखो, मैंने फॉर्मेट लिखा हुआ है, वैल्यूज पुट की हुई हैं, जस्ट आपको समझाता हूं, बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ऊपर अरहम कंपनी लिमिटेड, नीचे आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सोल्ड स्टेटमेंट, उसके नीचे फॉर द ईयर फॉर द मंथ एंडेड 30 जून 2020। ये आपका फॉर्मेट होगा। अब इसके नीचे आपने क्या करना है, सीजीएस का फॉर्मेट आपने जो याद किया हुआ है उसकी इंग्लिश लिखते जाना है, यानी कि स्टेटमेंट्स लिखते जाना है, और आगे आपने उसकी वैल्यूज पुट करते जाना है। सबसे पहले ओपनिंग मटेरियल, अच्छा मैंने लिखा हुआ है मटेरियल ओपनिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ओपनिंग मटेरियल लिख दो, बात तो वही है। ओपनिंग मटेरियल इसकी हमेशा आपने अमाउंट लिखनी है इनर कॉलम में 6500। ये सर कहां से आई, ये आपके क्वेश्चन में दी हुई है ओपनिंग मटेरियल 6500, वो ट्रायल बैलेंस के अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आपको दी हुई है ना, यानी कि आपके क्वेश्चन में ऊपर जो डाटा है, सबसे ऊपर जो डाटा है उसके अंदर आपको ओपनिंग मटेरियल की ये अमाउंट मिल जाएगी, उसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। नीचे जो आपको फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, वो आपकी क्लोजिंग चीजें हैं, सारी एंडिंग या क्लोजिंग चीजें हैं इस मंथ की। अच्छा अब आपने सबसे पहले लिखा ओपनिंग मटेरियल, इसमें हमेशा आपने ऐड करना है मटेरियल परचेज, मटेरियल परचेज्ड या परचेज्ड मटेरियल, कुछ भी लिख दें आप, ठीक है। अमाउंट कितनी है, 41,820 रुपीज, ठीक है जी। इन इसकी अमाउंट को भी आपने इनर कॉलम में लिखना है। इन दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास जो चीज आएगी वो आएगी मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, या इसको इस तरह भी लिख सकती हैं मटेरियल यूज फॉर अवेलेबल, इस तरह लिख दें या मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जमा करें जरा वैल्यूज को, 6500 उसमें जमा करें 41,820 रुपीज, तो आपके पास वैल्यू आएगी 48,320 रुपीज। नेक्स्ट जो चीज आप करेंगे वो करेंगे लेस क्लोजिंग मटेरियल, या इसको इस तरह लिख सकते हैं लेस मटेरियल एंडिंग, या लेस मटेरियल मतलब लेस एंडिंग मटेरियल। ये कितना था आपको दिया हुआ 3,520 रुपीज, ये आपको आपके क्वेश्चन के अंदर फर्दर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। जो चीजें आपको फर्दर इंफॉर्मेशन में दी हुई हैं वो आपकी क्लोजिंग चीजें हैं, और जो चीजें आपको ऊपर क्वेश्चन में दी हुई हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर वो आपकी ओपनिंग चीजें हैं। अब आपने इसको माइनस किया 48,320 में से, इस अमाउंट को जो कि है 3,520 रुपीज, तो आपके पास आंसर आता है 44,800। इसको आप कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, ये कहीं गलती से डायरेक्ट लेबर लिखा गया, आप स्टूडेंट्स ने इसको करेक्ट कर लेना है, ये है डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। ये अमाउंट जो है ना 44,800, इसके सामने डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आप लोगों ने लिख लेना है। नेक्स्ट आपने जो करना है फॉर्मेट को आगे लेके चलना है वो है ऐड डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर हमेशा इसमें ऐड होती है, तो डायरेक्ट लेबर आपको क्वेश्चन में दी हुई है 16,000, आपने इसको ऐड करना है। ये अमाउंट आपने 44,800 के बिल्कुल नीचे लिखनी है आउटर कॉलम के अंदर। तो जब आप डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे तो आपके पास आंस आएगा प्राइम कॉस्ट का, तो प्राइम कॉस्ट का आंस क्या आ गया 44,800 में आप प्लस कर दें 16,000 तो आता है 60,000, 60,800 रुपए। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट में ऐड हम हमेशा अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट करते हैं, अप्लाइड एफओएच को हमेशा हम ऐड करते हैं। तो अप्लाइड एफओएच आपके हैं 16,000। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन में नहीं दिए हुए 16,000 अप्लाइड एफओएच, आपको इसके रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में, उसने लिखा हुआ है कि अप्लाइड एफओएच जो है वो 100% है डायरेक्ट लेबर के। तो 100% का मतलब होता है डायरेक्ट लेबर की जितनी अमाउंट है ना उसका 100% लें। डायरेक्ट लेबर की अमाउंट थी 16,000, उसका 100% लें, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड 100 करेंगे ना तो अमाउंट 16,000 ही रहेगी कैलकुलेटर पर। तो अप्लाइड एफओएच आप अप्लाई करें 16,000, तो आपने अप्लाइड एफओएच लिखे 16,000, आउटर कॉलम में इसको ऐड करेंगे तो आएगा टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 76,800। इसको आप टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को आप टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं। ये फॉर्मेट हमें ये सिखाता है कि चाहे हम यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, या टोटल फैक्ट्री कॉस्ट लिख दें या टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिख सकते हैं।
इसके बाद आप नेक्स्ट क्या करेंगे, ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग विच इज 4000, ये आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन के स्टार्ट में। आप ऐड करें 76,800 में 4000, तो आपके पास आंसर आएगा 80,000, 80,000, 80,800 रुपए, 80,800। इसको आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर। इसमें आपने लेस करना है वर्किंग प्रोसेस एंडिंग, वो आपको फर्दर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है 2500। आपने इसको लेस किया तो आंसर आएगा 78,300। इसको आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। नेक्स्ट आप लोग करेंगे, ऐड करेंगे सीजीएम में, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आप ऐड करेंगे फिनिश गुड की ओपनिंग, ओपनिंग फिनिश गुड, वो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है। फिनिश गुड ओपनिंग आपके पास है 11,700। इस अमाउंट को आउटर कॉलम में लिखें और ऐड करें इस अमाउंट को, तो आपके पास आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 90,000। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, लेस करना है फिनिश गुड क्लोजिंग, एंडिंग फिनिश गुड आपने लेस करनी है, जो कि आपको फर्दर इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। उसकी अमाउंट आपके पास है 10,000, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 80,000। लेकिन इसके साथ आपने एट नॉर्मल लिखना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल लिखना है। अब यहां पर बात समझिए, आपने एट नॉर्मल क्यों लिखना है, इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक्चुअल में यहां पर हमारी सीजीएस बन जाती होती है, आगे जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे ना, यहां पर हमारी ये सीजीएस बन जाती है। इससे पीछे जितने भी क्वेश्चन आपने किए होंगे, यहां पर आपका सीजीएस का फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है। हमने एट नॉर्मल इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें अप्लाइड एफओएच भी दिए थे जो कि थे 16,000, और हमें एक्चुअल एफओएच भी दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक्चुअल एफओएच भी दिए हुए हैं। तो सीजीएस का फॉर्मेट ये कहता है कि जब आपको एक क्वेश्चन के अंदर अप्लाइड एफओएच और एक्चुअल एफओएच दोनों दिए हो ना, तब आपका जो एंड पर आंसर आएगा ना, लेस फिनिश गुड क्लोजिंग करके, उसके बाद जो आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसके साथ आपने एट नॉर्मल का लफ्ज लिखना है। फिर उसके बाद आपको एक चीज ऐड या लेस करनी पड़ेगी, एक चीज ऐड या लेस करनी पड़ेगी, जिसके बाद आपका एक्चुअल में सीजीएस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जवाब आएगा। मैंने आगे लिखा हुआ है एड अंडर ओवर अप्लाइड एफओएच 1,280 रुपीज, बिल्कुल 80,000 के नीचे ये वैल्यू लिखी हुई है 1,280 रुपीज। इसको जब ऐड किया तो आपके पास आया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट एक्चुअल 81,280 रुपीज। ये है जवाब आपका एक्चुअल में। अब ये 1,280 रुपीज ये कैसे आया, ये आया कैसे और हमने इसको ऐड क्यों किया, ये चीज ही बस समझने वाली है। ये चीज आपको आगे आएगी वर्किंग के अंदर। तो अब हम वर्किंग देखते हैं कि हमने ये क्यों की वर्किंग, और ये ऐड हम इस सीजीएस में ये ऐड हम क्यों कर रहे हैं, इस चीज को समझते हैं। अब वर्किंग को अंडरस्टैंड कीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से आपने वर्किंग को अंडरस्टैंड करना है। ये वर्किंग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें अप्लाइड एफओएच भी दिए थे और एक्चुअल एफओएच भी दिए हुए थे। तो सबसे पहले आपने लिखना है अंडर ओवर अप्लाइड, क्या सबसे पहले अप्लाइड एफओएच 16,000, एक्चुअल एफओएच हमें कितने दिए होते 17,480 रुपीज। ये आपको वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, इनका डिफरेंस लें यानी कि लेस करें तो आपके पास आंसर आता है 1,480 रुपीज। आपने सबसे पहले एक्चुअल एफओएच और अप्लाइड एफओएच का फर्क ले लेना है, उसकी वैल्यू को माइनस कर लेना है। माइनस करने के बाद आपने एक वैल्यू निकाल लेनी है जो कि हमने निकाली है 1,480 रुपए। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, ये वैल्यू को सारी प्रोडक्शन पर चार्ज करना है, इंटायर प्रोडक्शन पर चार्ज करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट एक्चुअल लेके आनी होती है ना, तो हम ये जो अप्लाइड एफओएच है और एक्चुअल एफओएच है, जब इनकी वैल्यूज को माइनस करके एक वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि हमने निकाली है 1,480 रुपए, तब हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को इंटायर प्रोडक्शन पर चार्ज करते हैं सीजीएस एट एक्चुअल लाने के लिए। तो इंटायर प्रोडक्शन में तीन चीजें आती हैं, नंबर 1 एंडिंग वर्किंग प्रोसेस, नंबर 2 एंडिंग फिनिश गुड, और नंबर 3 सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स एट नॉर्मल। अब उनकी वैल्यूज को आपस में जमा कर लें। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, इसकी वैल्यू कितनी थी आपको दी हुई क्वेश्चन के अंदर, आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चन है वहां पर आपको वैल्यू दी हुई थी फर्दर इंफॉर्मेशन में 2500, 2,500 रुपया। प्लस इसमें करें एंडिंग फिनिश गुड, वो दी हुई थी आपको 10,000, प्लस करें उसमें सीजीएस एट नॉर्मल विच इज 80,000, 80,000। इन तीनों वैल्यूज को जमा कर लें तो आपके पास आंसर आएगा 92,500।
ये हमने क्यों किया? ये इसलिए किया क्योंकि हमने ये जो डिफरेंस लिया है ना 1480 रुपए, इसको हमने पूरी प्रोडक्शन पर चार्ज करना है। अब आप कहोगे सर जी ये काम हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग फिनिश गुड या ओपनिंग मटेरियल पर क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने ओपनिंग पर ये काम कभी भी नहीं करना। साल के एंड पर या मंथ के एंड पर जितनी हमारी चीजें बच जाएंगी, यानी कि वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड और सीजीएस एट नॉर्मल, उस पर हमने ये काम करना है। ठीक है, क्योंकि हमें जो सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट एक्चुअल चाहिए ना, वो बिल्कुल मंथ के एंड वाला चाहिए, इसलिए हम एंडिंग वाली चीज लेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इनके ऊपर ये देखें कि इनकी इनकी यूनिट्स निकालने, इनकी वैल्यू निकालने। सबसे पहले एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट कितनी थी? 2500 रुपए। इसको डिवाइड करें 92,500 पर और मल्टीप्लाई कर दें 1480 रुपए पर, जो कि आपने वो डिफरेंस लेकर 16,000 और 7,480 रुपए के जरिए निकाली थी। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1480 से, तो आपके पास आंसर आएगा 40। फिर इसी तरह काम करें एंडिंग फिनिश गुड पर। एंडिंग फिनिश गुड की अमाउंट कितनी थी? 10,000। इसको डिवाइड करें 92,500, जो कि टोटल अमाउंट आई थी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1,480 रुपीज पर, तो आपके पास आंसर आएगा 160 रुपए। नेक्स्ट करें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर यही काम। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो कि है हमारे पास 80,000, इसको डिवाइड करें 92,500 पर और मल्टीप्लाई कर दे 1,480 रुपीज पर, तो आपके पास आंसर आएगा 1,280 रुपीज। ये वो वैल्यू है जो कि आप स्टूडेंट्स ने पीछे ऐड की हुई थी। सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स एट नॉर्मल के नीचे आपने ऐड यही वैल्यू किया है 1,280 रुपए। अब आप स्टूडेंट्स कहोगे सर जी फिर यही काम कर लेते ना, वर्किंग फिर इतनी सी कर लेते, ये जो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस और एंडिंग फिनिश गुड को आपने फार्मूले में पुट करके 40 और 160 यानी कि 40 और 160 लेकर आए हैं। ये क्यों लेकर आए हैं? ये इस वजह से लेकर आया हूं मैं, क्योंकि हमने जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन निकालनी है ना, जो हमें क्वेश्चन वाले ने पूछी हुई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उसके लिए ये चीज चाहिए थी, तो आपने वर्किंग यहां पर पहले से ही कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना 1,280 रुपीज, इस वाली वैल्यू को हमने पीछे किया हुआ है ऐड। अब मैं पीछे दोबारा मूव ऑन करता हूं और आपको बताता हूं कि हमने इसको ऐड क्यों किया है, मैंने इसको लेस क्यों नहीं किया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट नॉर्मल में ये क्यों ऐड किया, लेस क्यों नहीं किया? ऐड इस वजह से किया क्योंकि ये अमाउंट कंपैरिजन इसका करना है आपने। ये जो अमाउंट आपकी आई है ना 1,280 रुपीज, इसका कंपैरिजन करें अप्लाइड एफर्ट से। अप्लाइड एफर्ट आपके पास कितने थे? 16,000। 16,000 से ये छोटी रकम है कि बड़ी रकम है? छोटी रकम है ना, तो छोटी रकम हो तो आपने ऐड करना है। अगर ये होती 17,000, ये रकम 1,280 रुपीज जो है ना, ये होती 17,280 रुपए, या ये होती 18,280 रुपए, तो इसका आप कंपैरिजन करते 16,000 से, तो वो ये रकम फिर बड़ी होती, तो आप फिर इसको लेस करते यहां से। तो रकम छोटी हो तो आपने ऐड करना है, बड़ी हो तो आपने लेस करना है। तो अब आपका ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल 81,280 रुपीज। अब हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब जल्दी से उसको हम देखते हैं। अब आप स्टूडेंट्स ने नेक्स्ट रिक्वायरमेंट नंबर 2 बनानी है, जिसमें आपको उसने पूछा हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले हम बनाते हैं, उसका फॉर्मेट ये रहेगा, अरहम कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड, इस तरह आप इसका फॉर्मेट बनाएंगे। अब जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। याद रखिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसको कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है? सेल, इसमें से लेस करते हैं सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल कितनी थी आपके पास? क्वेश्चन में दी हुई थी 1 लाख, इसमें लेस करें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि सीजीएस, वो आपका वो जो सीजीएस एट एक्चुअल आया था वो आपने लेस करना है, वो था 81,280 रुपीज। इसको आप लेस करें तो आपके पास अगर कैलकुलेटर से अमाउंट पॉजिटिव में आई तो ग्रोस प्रॉफिट है, नेगेटिव में आई तो ग्रोस लॉस है। तो आपकी ये अमाउंट प्रॉफिट में आएगी, इसको आप कहेंगे 18,720 रुपीज। ये आपके पास क्या आएगा? आंस आएगा लेस करने से सेल में से सीजीएस, तो इसको आप ग्रोस प्रॉफिट कह देंगे। अब ग्रोस प्रॉफिट से नीचे आप करेंगे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये आपने हेडिंग देनी है और हमेशा ये लेस ही होते हैं ग्रोस प्रॉफिट में से। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास दो हैं, एडमिन 1020 और सेलिंग 1200, इन दोनों को जमा करें और जमा करने के बाद इनको 18,720 रुपीज में से लेस कर दें। तो जब आप जमा करेंगे तो आएगा 2,220 रुपीज। इसको आप क्या करें,
माइनस कर दें उसमें से 18,720 रुपीज़ में से, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 16,500 रुपीज़। अब आप स्टूडेंट्स ने नेक्स्ट जो चीज़ बनानी है वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट रहेगा एसेट रुपीज़ लायबिलिटी रुपीज़। सबसे पहले एसेट साइड पर आप अपनी बुक से एसेट जितने भी हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले है कैश, कैश की अमाउंट आपने लिखनी है। उसके बाद आपका है अकाउंट रिसीवेबल, ये भी आपका एसेट है, इसकी अमाउंट आप लिखेंगे। ये दोनों अमाउंट्स आपको आपकी बुक से मिल जाएंगी। एसेट साइड पर ये दोनों दोनों चीज़ें लिखनी है क्योंकि ये दोनों हमारे एसेट्स होते हैं। नेक्स्ट आपका जो एसेट होगा वो होगा नोट्स रिसीवेबल, ये आपने यहाँ पर एसेट साइड में इसकी अमाउंट लिख देनी है। फिर नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी आपका एसेट होता है, इसको भी आपने यहाँ पर लिख देना है रुपीज़ के कॉलम में। फिर नेक्स्ट है मशीनरी और उसमें से लेस उसकी की डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद रुपीज़ के कॉलम में उसकी अमाउंट लिख दी आपने। नेक्स्ट आपके पास है मटेरियल, एंडिंग मटेरियल। जो एंडिंग मटेरियल होता है ना वो आपका क्या होता है, वो आपका एसेट होता है, तो उसकी अमाउंट आपने बाहर रुपीज़ के कॉलम में लिख देनी है। नेक्स्ट एंडिंग वर्किंग प्रोसेस, ये भी आपका एसेट ही होता है एंडिंग वर्किंग प्रोसेस, इसकी अमाउंट आप अंदर लिखें जो कि थी 2500। इसमें ऐड करें वो जो 40 रुपये हम वर्किंग के अंदर लेकर आए थे, इसलिए वर्किंग पहले से की हुई थी, तो 40 रुपये इसमें ऐड करके फिर अब रुपीज़ के कॉलम में इसकी अमाउंट लिख दें एंडिंग वर्किंग प्रोसेस की। उसके बाद एंडिंग फिनिश गुड, इसकी अमाउंट थी 10,000, इसमें ऐड करें वो 160 रुपये जो हम वर्किंग के अंदर लेकर आए थे, तो इसकी अमाउंट को ऐड करके 160 के अंदर 10,000 को ऐड करके बाहर लिख दें। तो ये आपकी एसेट साइड कंप्लीट हो चुकी है, इसका टोटल नीचे दिया गया है। अब लायबिलिटी साइड पर आ जाएँ तो सबसे पहले कैपिटल स्टॉक, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ होगी वो होगी रिटेन अर्निंग। इसमें आप हमेशा ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। रिटेन अर्निंग के अंदर आपने नेट प्रॉफिट आपने ऐड करके जो आपका निकला हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 16,500, इसको आपने रिटेन अर्निंग के अंदर हमेशा जमा करके लिखना है जब भी बैलेंस शीट बनानी है। नेक्स्ट जो आपने लायबिलिटी साइड पर चीज़ लिखनी है नोट्स पेबल, ये हमेशा पेएबल चीज़ लायबिलिटी साइड पर आती है। बिल पेबल, अकाउंट्स पेबल, ये भी आपने लायबिलिटी साइड पर लिखने हैं। रेंट पेबल, ये भी लायबिलिटी साइड पर लिखनी है। और आपके पास है टैक्स पेबल, ये भी आपने लायबिलिटी साइड पर लिखनी है चीज़ें। तो ये आपकी लायबिलिटी साइड जब आप इसको टोटल करेंगे, ये एसेट साइड और लायबिलिटी साइड आपकी बराबर आ चुकी है। एक बात याद रखिएगा, आपने इसके अंदर करंट एसेट करंट लायबिलिटी और फिक्स एसेट फिक्स लायबिलिटी को अलग-अलग करके नहीं लिखना। आप इसकी कोई हेडिंग नहीं देंगे जैसे एडवांस अकाउंटिंग में आप हेडिंग देते हो। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो आपको मैंने वीडियो बहुत लेंथी बनाई है ताकि आप स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि आपने इसको किस तरह करना है। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस के अंदर क्वेश्चन के अंदर डिटेल से नहीं काम होगा, ज़रा जल्दी थोड़ा काम करने की मैं कोशिश करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।